हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चे, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री +1 का पहला लेक्चर लेके आए हैं, द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ +1, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमारा पहला लेक्चर रहेगा ये, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है जिसमें हम बातें करेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह से वो डेवलप हुआ, पहले क्या सोचा जाता था, फिर कैसी डेवलपमेंट हुई, क्या क्या नई चीजें पता लगी, एंड फाइनली अब इस गिवन सिनेरियो, इस गिवन टाइम में हम एटम के बारे में क्या क्या जानते हैं। अब ना ध्यान से देखेंगे, कई लोगों को स्पेशली जिनको फिजिक्स पसंद होती है और फिजिक्स समझ में आती है ना, फिजिक्स पसंद होना और समझ आना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। जिन बच्चों को ना फिजिक्स समझ में आती है और फिजिक्स में मन लग जाता है, मोस्टली वो बच्चे और बाकी भी सोचते हैं केमिस्ट्री इज एन थियोरेटिकल चैप्टर। सर याद करना पड़ता है, क्या कोई फायदा नहीं है, मजा नहीं आता। ट्रस्ट मी, केमिस्ट्री इज नॉट अ थियोरेटिकल चैप्टर। बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंस है केमिस्ट्री की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर केमिस्ट्री ना होती, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पर केमिस्ट्री के बारे में हमें पता नहीं है, आपके पास कोई दवाई नहीं होती। जब से केमिस्ट्री इवॉल्व हुई है, जब से केमिस्ट्री का इवॉल्वमेंट हुआ है, तब से जो मोर्टेलिटी रेट है, तब से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हर एक कंट्री की, काफ़ी बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन्स। और अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर केमिस्ट्री ना होती तो तुम साबुन से नहा भी ना पाते, साबुन ही नहीं बन पाता। हेयर जेल तुम लगाते हो, दिन भर लगा के घूम रहे होते हो ऐसे स्पाइक्स बना के, वो भी ना कर पाते। महिलाएं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, वो भी नहीं बन पाता। केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंसेज एंड इट इज अ वेरी रीसेंट साइंस। फिजिक्स तो काफी टाइम से चली आ रही है, केमिस्ट्री रिसेंटली का मतलब ये नहीं अभी कल इवॉल्व हुई है। रिसेंटली मतलब कंपेरेटिवली बाकी सब साइंस से एक यंग साइंस है। इट इज अ यंगर सिस्टर ऑफ साइंस। और जब से ये इवॉल्व होना शुरू हुई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ गया है। फ्लोर क्लीनर यूज करते हो पानी में डाल के, केमिस्ट्री। इनो पीते हो, केमिस्ट्री। दवाइयां खा रहे हो, केमिस्ट्री। ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, केमिस्ट्री। साबुन यूज कर रहे हो, दैट इज टू केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री ना होती, बहुत दिक्कत होने वाली थी डे टू डे लाइफ में चलने में, राइट। अब इस चैप्टर पे आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टॉपिक इन कंप्लीट +1 +2 केमिस्ट्री की जर्नी में। सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है और होना भी चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल चैप्टर है। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एम्स, हर तरह के कंपेरेटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आपके यहां से आने ही हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम ऐसे चैप्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक से काफ़ी आता है। फिजिकल में से, इस चैप्टर में से काफ़ी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। तो नोट्स बनाना शुरू करें। शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की और जानते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या। अच्छा, केमिस्ट्री को ना डिफाइन कैसे किया गया है, केमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करते हैं, फॉर्मली डिफाइन कैसे किया गया है। बोलने को तो केमिस्ट्री की 10 आप डेफिनेशन बोल सकते हो, बट फॉर्मली क्या बोला गया, इट इज द साइंस दैट deals with substances, अलग अलग substances, their properties, उनकी properties, combination of different substances, उनकी combination, interaction उनकी, मिलने के बाद किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंड न्यू प्रोडक्ट्स, जो उनके मिलने से बने, उन प्रोडक्ट्स की साइंस को हम नाम देते हैं, केमिस्ट्री। कोई सब्सटेंस है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, देयर कॉम्पोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कॉम्बिनेशन से हुआ क्या इंटरैक्शन हुई, किस तरीके की फोर्सेस लगी, और फाइनली नए नए प्रोडक्ट्स क्या बन के आए। इस साइंस को नाम दिया है केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, मान लो यू आर फीलिंग गैस्ट्रिक, पेट गड़बड़ हो रहा है, गैस बन रही है, तो व्हाट यू डू, तुम इनो पी लेते हो ना, तुम इनो पीते हो, राइट। इनो एक सब्सटेंस है, किससे बना है वो बात की बात है। इसमें क्या मिलाते हो, पानी,
इट इज अगेन अ सब्सटेंस। इनको मिलाने पे जो प्रोडक्ट बनता है, एक गैस रिलीज होती है। हमने इनो लिया, इसकी कॉम्पोजिशन अलग है, इट हैज अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। पानी, इट हैज अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। और जो फाइनली बना, इट हैज टोटली डिफरेंट कॉम्पोजिशन, एक गैस इवॉल्व होगी। इन सब चीजों की साइंस को नाम दिया है केमिस्ट्री। ट्रस्ट मी, अगर केमिस्ट्री ना होती बहुत दिक्कत आने वाली थी। हमें इस एयर की कॉम्पोजिशन का पता नहीं चलता, हमें यह तक पता नहीं चलता कि जो हम अब सांस ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन हो रखी है। एयर कंडीशनर, आप सोचोगे सर ये तो फिजिक्स का काम है, ये तो रिवर्स हीट इंजन है, बट अरे यार जो गैस इसमें डल रही है, दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपकी हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आएगी ही आएगी। सो डू नॉट कंसीडर, ट्रस्ट मी, डू नॉट कंसीडर केमिस्ट्री एज एन इंफीरियर सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है। सब कुछ भूल जाओ, क्या है केमिस्ट्री, क्यों है, अरे नंबर तो आपने लेने हैं। पीसीएम, अगर आप नॉन मेडिकल ले रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सभी को इक्वली इंपॉर्टेंस दोगे तो सब्जेक्ट आपकी इज्जत कर, आप सब्जेक्ट की इज्जत करोगे ना, तभी सब्जेक्ट आपकी इज्जत करेगा। इफ यू कंसीडर केमिस्ट्री भी तुम बोलोगे भाग यहां से लात मार के। सो ट्रस्ट मी, केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंसेस। सो व्हाट इज केमिस्ट्री? इट इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, उनकी कॉम्पोजिशन, बने कैसे हैं, कॉम्पोजिशन का मतलब कैसा है, कैसे बने हैं, किस चीज से बने हैं, किस चीज से बने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज। अरे वो सब्सटेंस क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा है, हर एक सब्सटेंस सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, हर एक सब्सटेंस सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, चाहे वो केमिकल हो चाहे फिजिकल हो। कई हार्ड होंगे, कई सॉफ्ट होंगे, कई मैलिएबल होंगे, कई नहीं होंगे, कई डक्टाइल होंगे, कई नहीं होंगे। उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कॉम्पोजिशन, उनकी इंटरेक्शन, दो अलग अलग कॉम्पोजिशन वाले सब्सटेंसेस को मिलाया तो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो चल क्या रहा है। और फाइनली उनकी इंटरेक्शन से नई चीज एक मिलने वाली है जिसकी कॉम्पोजिशन, जिसकी प्रॉपर्टी सब अलग होने वाली है। इसकी साइंस को हम नाम देते हैं, इस चीज की साइंस को हम नाम देते हैं केमिस्ट्री। चलो, अब अगर एक चीज क्लियर हो गई कि केमिस्ट्री क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आगे चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। बच्चे नोट्स केमिस्ट्री के, खासकर केमिस्ट्री के नोट्स आपको ना बहुत ध्यान से बनाने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा कंटेंट आएगा, हद से ज्यादा कंटेंट है, खिचड़ी नहीं पकानी है, साफ साफ नोट्स। और इसमें मैं एनकरेज करूंगा, मोस्टली मैं डिस्करेज करता हूं रंग बिरंगे पेन यूज करने के लिए। केमिस्ट्री में एनकरेज जितने हो सके उतने रंग के पेन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से लिखो, स्टार मार्क करके अलग से लिखो, डायग्राम ब्लैक पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओ। आई वुड एनकरेज अलग अलग टाइप के पेन यूज करो। इट विजुअल एड है ना, वो देख के भी याद रह जाती हैं चीजें कई बार। और केमिस्ट्री में इतना ज्यादा कंटेंट है, आपको कई चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या आप इसे बोल सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने बात की केमिस्ट्री है किसी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन पता करना। उसी कॉम्पोजिशन को जब पता करना शुरू किया तो हमारा चैप्टर निकल के आया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जर्नी बहुत पहले शुरू हुई थी, इन अराउंड 400 BC, 400 BC। BC मतलब ईसा पूर्व, AD और BC का कंसेप्ट आएगा, सबको पता होगा। 400 BC में इस चीज की शुरुआत हुई थी, जब, बहुत खुश होंगे तुम जान के, इंडियन साइंटिस्ट, कई लोग बोल देते हैं इंडियन फिलोसोफर्स, वो वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज को मानती नहीं है कि इंडिया हैड साइंटिस्ट इतने पहले, वो बोलते फिलोसोफर्स, फिलोसफी दी थी, राइट। बट वी नो इंडियन साइंटिस्ट इन 400 BC, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कुछ नहीं कर रहा था, शिकार कर रहा था, कच्चे जानवर खा रहा था, ये सब कर रहा था, तब इंडियन फिलोसोफर्स इन 400 BC, इंडियन साइंटिस्ट इन 400 BC, इन्होंने बोला अगर मैं किसी सब्सटेंस को कट करता जाऊं, डिवाइड करता जाऊं और फर्दर
फर्दर डिवाइड करता जाऊं, मैं किसी सब्सटेंस को डिवाइड कर रहा हूं, काट रहा हूं, काट रहा हूं, काट रहा हूं, अल्टीमेटली एक अनकटेबल चीज मिलेगी, एक अनकटेबल चीज बच जाएगी, विच इज नॉट डिविजिबल फर्दर, विच इज नॉट फर्दर डिविजिबल। और इस चीज को नाम दिया गया परमाणु। परमाणु। अगर आप एटम बॉम्ब की हिंदी जानते हो तो उसमें भी अणु आता है। अणु मींस एटम। अणु का मतलब है एटम, एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु। परमाणु मतलब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल। फिलोसोफर्स ने, साइंटिस्ट ने, इंडियन साइंटिस्ट ने बोला किसी चीज को काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ। इट वॉज इन थ्योरी, इट वॉज इन थ्योरी। अगर आप काटते जाओगे यार, एक ऐसी चीज आएगी जिसे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, और उसको नाम दिया परमाणु। अराउंड सेम एरा, अराउंड 400 बीसी में ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे, ग्रीक साइंटिस्ट। उन्होंने भी एग्जैक्टली सेम बात करी। उन्होंने भी ऐसा बोला, अगर आप किसी चीज को कट करोगे, करते जाओगे, करते जाओगे, फर्दर एक ऐसी चीज मिलेगी जो डिविजिबल है ही नहीं, आगे उसे काट नहीं पाओगे। और इन्होंने उसे नाम दिया एटॉमिया। यहीं से एटम वर्ड मेरा निकल के आया। एटॉमिया मतलब अनकटेबल, अनकटेबल या अनडिविजिबल। तो यार नॉर्मली, अब एक पते की बात बताता हूं, बहुत सारी नॉलेज इंडिया से निकली है, बट तब भी ऐसा था और अब भी ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली तब भी ऐसा था, अब भी ऐसा है। हम अपनी नॉलेज को ना ज्यादा भाव नहीं देते और प्रोपोगेट भी नहीं करते। सेम मूवी कोई हॉलीवुड में बन जाए, बंदा उड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, वो हम पागल हो जाएंगे, ओए होए 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 क्या बात है भाई, कैप्टन अमेरिका, सुपरमैन। सेम चीज यहां पर हो जाए, यार ये कैसे उड़ रहा है, बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है क्या? फॉर एग्जाम्पल वो मूवी आई थी ना, उसका नाम था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। उसमें वो दोनों लड़ रहे होते हैं, पीट रहा होता है सुपरमैन को बैटमैन, और सुपरमैन अचानक से अपनी माँ का नाम दे देता है ना, मार्था मार्था। बैटमैन बोलता है मार्था, मार्था कौन है? क्योंकि बैटमैन का नाम, माँ का नाम भी मार्था ही होता है। तेरी माँ का नाम भी मार्था, मेरी माँ का नाम भी मार्था, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। और हम वो क्या मूवी बनाई है यार, हॉलीवुड वाले तो मूवी बनाते हैं बहुत बढ़िया। सेम कंसेप्ट अगर गलती से इंडिया में हो जाता ना, तेरी माँ का नाम भी गीता, मेरी माँ का नाम भी गीता, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड, हम हंसते यार क्या बकवास चल रहा है। द पॉइंट इज, इस चीज का पॉइंट क्या है, इंडियंस हम अपनी चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते। अनफॉर्चुनेट है बट ट्रूथ है, बिल्कुल सही है। हम अपनी चीजों को अप्रिशिएट करते ही नहीं। सेम चीज हमें कहीं कनाडा में मिल जाए, ओहो भाई कनाडा चीज है, कुछ फर्क भी नहीं हो, तब भी हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। तो जो इंडियन साइंटिस्ट थे ना, अगेन अनफॉर्चुनेट, they never used to appreciate them। उन्होंने इस चीज को पब्लिश भी नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं, अपने पास रख लिया, प्रोपोगेट तक नहीं किया। सेम चीज जब ग्रीस पहुंची, उन्होंने प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया, और उन्हीं के नाम से देखो आज तक हम पढ़ते हैं एटम, एटॉमिया। अगर यहां से शुरू हो जाता, हम प्रोपोगेट करना शुरू करते, बताते दुनिया को कि हमारी ये सोच है, तो क्या पता हम, हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर की जगह परमाणु स्ट्रक्चर नाम होता इस चैप्टर का। तो ट्रस्ट मी, हमेशा अपनी चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। अपने दिमाग में सोच लो तुम हीरो हो, हमेशा ये सोचा करो, हमेशा जो मर्जी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, अपने दिमाग में तुम हीरो हो। कोई कुछ भी बोले, मैं आईआईटी जाऊंगा ही जाऊंगा। इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव। तुम अपने दिमाग में हीरो हो, तुम हमेशा उस तरफ काम करने की कोशिश करोगे, राइट? चलो वापस आते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। इन 400 बीसी ग्रीक साइंटिस्ट एंड इंडियन साइंटिस्ट ने एक चीज बोली, एग्जैक्टली सेम चीज बोली। हमने नाम दे दिया परमाणु, उन्होंने नाम दे दिया एटोमिया, विच इज अनकटेबल। अभी तक ये नाम चलता आ रहा है। अब इसके बाद ये सारी चीज डॉर्मेंट हो गई, किसी ने कुछ इसके बारे में आगे रिसर्च ही नहीं की। सीधे जो हमारा पहला टॉपिक है, डाल्टन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। डाल्टन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर इन द ईयर 1808। फर्क देखो, 400 बीसी में ये बातें की गई थी, और 1808 एडी में जाके डाल्टन ने पहला मॉडल देने की कोशिश की। फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम इन 1808 डाल्टन ने पहला मॉडल देने की
कोशिश की। हालांकि अब ध्यान से समझना, हालांकि डाल्टन का मॉडल हर एक, कुछ एक पॉस्टुलेट्स को छोड़ के बाकी सभी पॉस्टुलेट टाइम के साथ गलत साबित हो गए कि ये गलत था। बट फिर भी हम सर डाल्टन एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं, डाल्टन एटॉमिक मॉडल क्यों पढ़ते हैं? कई बच्चों का सवाल होता है सर ये फेल हो गया था, सारे तो पॉस्टुलेट गलत इसने दिए थे, क्यों पढ़ते हैं? अरे यार क्यों बोलते हो कि कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, क्या किया था उसने? ऑलमोस्ट नथिंग। क्यों बोला जाता है अबैकस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर? क्या था? कुछ बॉल्स लगी थी इसमें, वो कर क्या था? क्यों पढ़ते हैं? किसी ने शुरुआत कर दी यार, इसने शुरुआत कर दी, इसने पूरी दुनिया को बताया यार इस तरफ भी सोचो। इससे पहले क्या कर रहे थे? मार रहे थे, पीट रहे थे, खाना बना रहे थे, अपना खा के सो जा रहे थे, जी रहे थे, मर जा रहे थे। डाल्टन ने शुरुआत कर दी, लोगों को मजबूर किया यार सोचो एटम का स्ट्रक्चर होगा कैसे। इसलिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम ये पढ़ते हैं। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोला जाता है। इनिशिएटिव लिया डाल्टन ने कि यार हम एटॉमिक के स्ट्रक्चर को ना अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। इसने बाद में मान भी लिया था, हाँ ठीक है मेरे पोस्टुलेट गलत थे, बट मैंने शुरुआत कर दी, तुम्हें इस तरफ इस लाइन में डाल दिया, तुम्हें धक्का देकर उस लाइन में पहुंचा दिया। तो डाल्टन एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरा आया 1808 में, और इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स मतलब कुछ पॉइंट्स रखे अपने, कुछ अपने पॉइंट्स रखे। पहला टॉपिक है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। डाल लेंगे अपनी हेडिंग, 1808 में दिया गया, कुछ पोस्टुलेट रखे, पहला मॉडल दिया गया एटम का, पहला मॉडल दिया गया एटम का। लेट्स स्टार्ट विद डाल्टन एटॉमिक स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 1, डाल्टन ने क्या बोला? पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है एनी मटीरियल is made up of undivisible particles called as atom। इसने बोला हर एक मटेरियल, ये बोर्ड, मैं, तुम, ये माइक, ये लाइट, हर चीज एक पार्टिकल, एक सबसे छोटे अनडिविजिबल पार्टिकल से बनी है जिसे फर्दर तोड़ा नहीं जाता, और उसका नाम इसने दिया एटम। कहां से? यहां से पढ़ के, यहां से इसने इंस्पायर होकर बोला एटॉम या एटम। बट हम जानते हैं ये चीज फर्दर गलत प्रूव हो गई। देखेंगे हम, हर पोस्टुलेट गलत प्रूव हुआ है। हमें पता है एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कॉन्स्टिट्यूट अ मैटर। हमारे पास अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, अब तो हिग्स बोसोन है, फर्मियॉन्स हैं, कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। तो इट वॉज प्रूवन रॉन्ग बाद में, बहुत टाइम बाद प्रूवन रॉन्ग, बिकॉज वी नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब भी थे। इसने बोला था एटम से छोटा और कुछ नहीं है, फर्दर इसे तोड़ा नहीं जा सकता। पोस्टुलेट नंबर 2, पहली बात इसने की एटम से छोटा कुछ है नहीं, तोड़ हम उसे सकते नहीं। पोस्टुलेट नंबर 2 में इसने बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो ये मेरा एटम है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that takes part in any reaction। मुझे बोल रहा है एटम एक सबसे छोटा पार्ट है जो किसी भी रिएक्शन में पार्ट लेगा। अगे यार हमने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रखी है थोड़ी बहुत आपने 10th क्लास में, वहां पर तो न्यूट्रॉन भी रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। तो ये चीज भी गलत हो गई। क्यों गलत हुई? जब हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस का पता लगा। प्रूवन रॉन्ग बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो हर एक पोस्टुलेट गलत साबित होता जा रहा है इसका, बट स्टिल पहली बार तो भाई साहब ने बात की, हम इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसने क्या बोला जो कि कुछ हद तक ठीक था। बात की अ केमिकल रिएक्शन is just rearrangement of atoms
which means total atoms in reactants and products are same। ये बात कुछ हद तक ठीक थी। फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तब इसने बात केमिकल रिएक्शन की कर दी। बोल रहा है अगर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन था, मान लो कोई कंपाउंड है ए बॉन्ड बी, इससे मैंने केमिकल रिएक्शन कराया सी बॉन्ड डी से, तो मान लो कंपाउंड बना ए बॉन्ड सी और बी बॉन्ड डी। तो यहां पर हो क्या रहा है भाई, एटम अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। ए जुड़ के सी गया, बी ए से टूट के डी से जुड़ गया, तो इट इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इट इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसने बोला केमिकल रिएक्शन में जब भी कुछ सब्सटेंस का हो रहा है तो उसके एटम एक दूसरे से निकल के कहीं और जाके जुड़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो कुछ हद तक ये ठीक था, बहुत बढ़िया। 4, अब इसने जो चीज बोली ये भी अलग साबित हुई, गलत साबित हो गई। क्या बोलता, एटम्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल always differ in size, mass, properties, etc। बोलता अलग अलग मटेरियल की जो एटम्स होंगी उनका मास, प्रॉपर्टी, साइज सब अलग होगा। कुछ हद तक ठीक था, बट ये भी प्रूव रॉन्ग हुआ कब, जब हम आगे चल के आइसोबार्स पढ़े। आपने शायद पढ़ा होगा छोटी क्लास में, आइसोबार्स क्या होते हैं। वो अलग अलग एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट उनका एटॉमिक मास सेम है, यानी अलग अलग एटम्स के एटॉमिक मास सेम हो सकते हैं। तो ये चीज भी आगे जाके गलत साबित हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट डेल्टन एटॉमिक स्ट्रक्चर। 1808 में आया था। भाई साहब ने कुछ पॉस्टुलेट दिए जिसमें से मेजॉरिटी टाइम के साथ, काफी टाइम तक तो ये मानते रहे, बट टाइम के साथ जब नई डिस्कवरीज हुई तो इनको गलत साबित फर्दर कर दिया गया। बट स्टिल आउट ऑफ रिस्पेक्ट वी विल स्टडी डाल्टन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं एक बार टाइम देख लूं, काफी टाइम है। चलो, अब भाई साहब डाल्टन ने काफी बातें कर दी। उन्होंने बोला भाई एटम से छोटी कोई चीज नहीं है, एटम्स सभी सब्सटेंस के अलग अलग होंगे, साइज में, प्रॉपर्टीज में, एटॉमिक मास में एंड सो ऑन। और धीरे धीरे हमें पता लगा यार ये चीजें गलत हैं। अब एक जर्नी शुरू हुई एटम को अच्छे से समझने पे। ये जर्नी कैसे शुरू हुई देखो। सबसे पहले तो क्या था, डाल्टन भाई साहब ने 1808 में फर्स्ट मॉडल दिया, अभी हमने पढ़ा, पहला मॉडल दिया। इसके बाद कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, विलियम क्रुक्स नाम के बंदे ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाया। यानी भाई साहब ने जो बोला था एटम से छोटा कुछ नहीं है, विलियम क्रुक ने पता लगा दिया नहीं भाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इसके बाद गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन्स का पता लगाया। इसके बाद भाई ये सबको पता होगा, पहले भी पढ़ा होगा, रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस का पता लगाया। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें न्यूक्लियस की बात सामने आई। इसके बाद चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन्स का पता लगाया और एक ऑलमोस्ट कंप्लीट एटॉमिक मॉडल हमें मिलना शुरू हुआ। इन सब चीजों के बाद, ये जर्नी खत्म करने के बाद कुछ कंप्लीट सा मॉडल मिलना शुरू हुआ। एंड ट्रस्ट मी, अभी भी जो हम मॉडल पढ़ते हैं क्वांटम मॉडल, जिसमें हम क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे, काफी आगे आएगा चैप्टर में, बहुत लंबा चैप्टर होने वाला है, एटलीस्ट 15 लेक्चर्स लगेंगे, लंबे, महीना पूरा जाने वाला है इस पे, पूरा महीना जाने वाला है इस पे। तो हमें एंड पे भी जो अभी भी मॉडल, जो हम अभी फिलहाल भी मॉडल पढ़ते हैं, इट इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। वो मॉडल जो हम अभी भी पढ़ रहे हैं, ये इवॉल्विंग मॉडल्स हैं सारे, अभी भी हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है।
बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम बता पा रहे हैं अभी एग्जिस्टिंग मॉडल से, बहुत सारी नहीं भी बता पा रहे। अब क्या पता आगे जाके नया मॉडल कुछ आए, किसी को नोबेल प्राइज मिल जाए एक नया मॉडल बताने पे जो अभी की प्रॉपर्टीज से ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में बता पा रहा है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, राइट। तो इस जर्नी को हम साथ में कवर करेंगे। तो इस जर्नी को कवर करने के लिए सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। दिस इज डन। हमें एटॉमिक मॉडल, पहला एटॉमिक मॉडल के बारे में पता लग गया, गिवन बाय डाल्टन 1806। अब हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट मी सी द टाइम। एक बार समय पे नजर डाल दें। समय तो बहुत बढ़िया चल रहा है। चलो बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डाल्टन एटॉमिक मॉडल एटम पे जाके खत्म हो गया था कि एटम भाई सबसे छोटा है, बट धीरे धीरे बात आई सब एटॉमिक पार्टिकल्स ढूंढने की, और सबसे पहले डिस्कवरी हुई मेरे इलेक्ट्रॉन की। और जब इसकी डिस्कवरी हुई, इसे इलेक्ट्रॉन बोला नहीं गया, इसे बोल दिया कैथोड रे पार्टिकल। ये क्या है बात करेंगे, कैथोड रे पार्टिकल। इसको नाम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया, इसे बोला गया इट इज अ कैथोड रे पार्टिकल। नाम दिया गया इट इज अ कैथोड रे पार्टिकल। अब हुआ क्या, जस्ट अ सेक, अब हुआ क्या, हमारे विलियम क्रुक्स ने, कहां है, हां जी, हमारे विलियम क्रुक्स ने एक सेटअप बनाया। सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रुक्स। इसने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। क्या बनाया, ध्यान से देखेंगे। इस सेटअप को नाम देते हैं कैथोड रे ट्यूब, या कई ऑथर इसे बोल देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब है क्या, ध्यान से देखना। इन्होंने एक ट्यूब ली, ग्लास की ट्यूब, एक ग्लास से बनी हुई ट्यूब, राइट। इस तरफ एक मेटल का पीस लगाया एक वायर के साथ जोड़ के, इस तरफ भी एक मेटल का पीस लगाया, और इसे बहुत हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर दी एट अ वेरी हाई वोल्टेज। दिस सेटअप इज माई कैथोड रे ट्यूब। एक ग्लास की सील्ड ट्यूब है, एक ग्लास की सील्ड ट्यूब है। नेगेटिव एंड को नाम दिया कैथोड, नेगेटिव एंड को नाम दिया कैथोड, और पॉजिटिव एंड को नाम दिया एनोड। पॉजिटिव एंड को नाम दिया एनोड। अब एक्सपेरिमेंटली क्या पता लगा कि कुछ नहीं हो रहा। डिटरमाइन करना चाहते थे कि यहां से यहां कोई पार्टिकल्स जा रहे हैं या नहीं। हमारे विलियम क्रुक साहब डिटरमाइन करना चाहते थे कि कैथोड से एनोड की तरफ कोई पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं या नहीं। तो देखा गया भाई नहीं कर रहे। उनको एक आइडिया आया, फिर उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब में एक वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप। अब इस वैक्यूम पंप का काम क्या था, वैक्यूम पंप ने किया क्या, इट पंप्ड आउट एयर फ्रॉम द ट्यूब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर एक वैक्यूम पंप लगाया, तो जो इस ट्यूब के अंदर एयर थी उसने सारी बाहर निकाल दी। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, एक तरफ से एयर खींचता है, दूसरी तरफ से निकालता है। तो वैक्यूम पंप ने क्या किया, अंदर जितनी भी एयर थी उसे बाहर निकाल दिया। अब इससे हुआ क्या, एक चीज नोटिस की गई कि यहां से कुछ पार्टिकल्स कैथोड से शुरू होके एनोड की तरफ बढ़ रहे हैं। दिखा नहीं, फील हुआ। वो फील कैसे हुआ, उस पे आ रहे हैं। नोटिस किया गया
कि कैथोड टू एनोड कुछ पार्टिकल्स जा रहे थे। अच्छा, जब इसके अंदर वैक्यूम नहीं था, यानी इसके अंदर एयर थी, तो क्यों नहीं जा रहे होंगे? इमेजिन करो, वाई वैक्यूम वॉज नेसेसरी। ये वैक्यूम करना नेसेसरी क्यों था? ध्यान से देखना। अब असल में हो क्या रहा है? अब तो हमें पता है कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। देखो, नेगेटिव एंड से क्या होगा? नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, ये ऐसे आएंगे और इस पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे। तो दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, हमें अब पता है, राइट? भाई ये वैक्यूम क्रिएट करने पे क्यों फ्लो हुए, बिना वैक्यूम के क्यों नहीं हुआ? तो सोचो ना यार, इस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर अंदर एयर भरी होती, मैं मॉलिक्यूल्स एयर के बना रहा हूं स्फीयर से, है ना, ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पता नहीं क्या क्या है। दिस इज माय कैथोड एंड दिस इज माय एनोड। यहां से बेचारा इलेक्ट्रॉन, इतू सा इलेक्ट्रॉन, छोटा सा इलेक्ट्रॉन, जो एयर मॉलिक्यूल्स के कंपैरेटिवली तू सा है। एयर मॉलिक्यूल्स इसके लिए पहाड़ जैसे हैं, और अगर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, बेचारा क्या आगे मूव कर पाएगा? नहीं, इनसे टकरा के रुक जाएगा। एयर मॉलिक्यूल्स से टकरा के इलेक्ट्रॉन रुक रहा था, बट जैसे ही वैक्यूम क्रिएट किया, यानी इसमें से ये एयर मॉलिक्यूल्स गायब कर दिए, इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का रास्ता मिला। इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने का रास्ता मिल गया। तो यहां पर क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट एबल टू मूव ड्यू टू मैसिव, इनके लिए तो भैया मैसिव ही है, मैसिव एयर मॉलिक्यूल्स इन द पाथ। इनके रास्ते में मैसिव एयर मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता? नहीं कर पाया, राइट? मूव कैसे करता? नहीं कर पाया। तो जब वैक्यूम क्रिएट किया, अब इलेक्ट्रॉन्स को भूल जा, कुछ यहां से यहां ट्रेवल किया, कुछ पार्टिकल्स यहां से यहां ट्रेवल किए। इन पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया, दीज पार्टिकल्स वर नेम्ड, शुरू में इन इलेक्ट्रॉन नहीं बोला गया क्योंकि कैथोड से शुरू हुए थे, तो इनको नाम दे दिया गया कैथोड रे पार्टिकल्स। कैथोड रे पार्टिकल्स, कैथोड रे पार्टिकल्स। अब सर दिखे तो नहीं, तो कैसे फील हुआ कि कुछ यहां से जा रहा है? कैसे फील हुआ? तो अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वहां पर सब पता लगेगा। कैसे पता लगा भाई कैथोड से एनोड जा रहे हैं? कैसे पता लगा एनोड से कैथोड नहीं जा रहे? कैसे पता लगा ये नेगेटिवली चार्ज है? बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी देखेंगे, किस तरीके से पता लगाई। आगे चलते हैं, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स। ये तो एक्सपेरिमेंटली पता लगा भाई कुछ निकल रहा है, इस ट्यूब के अंदर कुछ निकल रहा है। अभी ये भी नहीं कि कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड। अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से रिपेल होकर इधर जाएंगे, बट तब नहीं पता था। तो अब तो हमें पता लगा कुछ पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जिनको नाम दे दिया कैथोड रे पार्टिकल। जब पता लगा ये कैथोड से एनोड जा रहे हैं, राइट? अब देखते हैं कैसे ये पता लगा, कैसे धीरे धीरे बातें आई इलेक्ट्रॉन्स की सामने। तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल। नंबर 1, हमने क्या किया? हमने बोला दीज पार्टिकल्स मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। भाई कैसे पता लगा? किया क्या? जो मेरी ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, इस तरफ ये कैथोड था, इस तरफ ये एनोड था। दोनों में हमने क्या किया? इस एंड पे, ट्यूब के इस एंड पे जिंक सल्फाइड एक मटेरियल है, उसकी कोटिंग कर दी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा गया किसकी कोटिंग है? ZnS, जिंक सल्फाइड, ZnS की दोनों तरफ कर दी गई। और देखा गया दिस इज माय कैथोड, दिस इज माय एनोड। देखा गया जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो यहां पर एनोड के पीछे इस जिंक
सल्फाइड पे स्पॉट्स आना शुरू हुए, स्पॉट्स ऑन ZnS लेयर, जिंक सल्फाइड की लेयर पे स्पॉट्स आए, यहां देयर वर नो स्पॉट्स, नो स्पॉट्स। तो क्या कंक्लूड किया गया भाई, यहां से कुछ चीज निकली, यहां से कुछ चीज निकली और क्या किया गया, यहां छेद कर दिए, छोटे 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 छेद कर दिए, इधर भी इधर भी, यहां से कोई चीज निकली और यहां से होके जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक की, तभी तो जिंक सल्फाइड पे कुछ रिएक्शन हुआ और कुछ स्पॉट्स आए। तो यहां से क्या पता लगा, दे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सेकंड बोला गया दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। भाई ये कैसे पता लगा, दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी दे आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सेकेंड प्रॉपर्टी दीज आर नेगेटिवली चार्ज। पता करने के तो यहीं से भी पता लग रहा है, अगर कोई चीज नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड पे जा रही है तो यानी ये नेगेटिवली चार्ज है, तभी नेगेटिव से रिपेल हो रही है, पॉजिटिव पे अट्रैक्ट हो रही है। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कुछ ऐसा किया, पता करने के लिए, फिर से मतलब कंफर्म करने के लिए कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, इन्होंने क्या किया, ये मेरा कैथोड था, ये मेरा एनोड था, मान लो यहां से यहां ये जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर भी कुछ पोटेंशियल देना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसे पॉजिटिव कर दिया और यहां पर नेगेटिव कर दिया, और यहां पर भी जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी और यहां भी जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी। तो देखा गया कि जो नीचे पॉजिटिव एंड पे जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई, वहां पर स्पॉट्स आना शुरू हुए। जिंक सल्फाइड की लेयर, जिंक सल्फाइड की लेयर। तो स्पॉट्स अगर पॉजिटिव प्लेट पे आए, दैट मींस ये पार्टिकल नेगेटिव होंगे, तभी पॉजिटिव पे अट्रैक्ट हुए। तो इससे पता लगा दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, these particles are negatively charged. So first property, they are moving from cathode to anode. Second property, these are negatively charged particle. These are negatively charged particles. आगे चलें, अगली प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। बोला गया, ध्यान से देखना, बोला गया थर्ड, तीसरी चीज क्या बोली गई, बोला these are fundamental, these are fundamental particles of every material. मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया, अगेन इसी एक्सपेरिमेंट में अलग अलग मटेरियल के कैथोड एनोड बनाए। मान लो पहले आयरन के कैथोड और एनोड बनाए, फिर उन्होंने कॉपर के कैथोड और एनोड बनाए, अरे मेटल ही तो है, मेटल की स्ट्रिप ही तो है, फिर उन्होंने कॉपर के ये बनाया, और अलग अलग मेटल्स के लिए सेम एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग मेटल्स के लिए सेम एक्सपेरिमेंट किया, और देखा यार हर बार जो प्रॉपर्टीज है, ये जो मटेरियल, जो ये पार्टिकल यहां से निकल रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी इस मेटल पे डिपेंड नहीं कर रही। फॉर एवरी मेटल, फॉर एवरी कैथोड और एनोड मेटल, properties of cathode ray particles were same, यानी it was not depending on type of material, that means it was independent of type of material, it was इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा, कुछ भी कैथोड एनोड ले लो सेम चीजें बाहर निकल रही है, तभी बोला गया ये तो फंडामेंटल पार्टिकल्स है। जो मर्जी एटम ले लो, जो मर्जी मेटल ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें से निकलेंगे डेफिनेटली सीआरटी। अभी इसको इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया गया, कैथोड रे पार्टिकल ही इसको नाम दिया गया। अगली प्रॉपर्टी, एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 बोली गई, these particle possess kinetic energy and momentum.
दीज पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। कैसे पता लगाया? अगेन कर सेम ही एक्सपेरिमेंट रहे हैं। इन्होंने क्या किया? अगेन दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। देखा गया एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इन्होंने यहां छेद कर दिया एनोड में ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ जा सके ना, इस तरफ स्ट्राइक कर सके। इन्होंने देखा कुछ टाइम बाद ये वाली साइड हीट अप होने लगी, हीट अप। ये वाली ग्लास ट्यूब की साइड जहां ये पार्टिकल बम्बार्ड कर रहे थे, टकरा रहे थे, इट स्टार्टेड टू हीट अप, यानी एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और एनर्जी अपने आप तो प्रोड्यूस नहीं होती, कन्वर्ट होती है। दैट मींस इन पार्टिकल्स में डेफिनेटली मूव करते वक्त काइनेटिक एनर्जी होगी जो टकराने पे हीट एनर्जी पे कन्वर्ट हुई। तो इस तरीके से पता लग गया दैट मींस इन पार्टिकल्स में डेफिनेटली कुछ काइनेटिक एनर्जी है। मोमेंटम का भी कुछ ऐसे ही पता लगाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस कैथोड और एनोड के बीच में ना एक चक्री लगा दी, एक फॉइल से। मेटल की फॉइल कितनी हल्की होती है, एल्यूमिनियम फॉइल, आप जो मिठाइयों के ऊपर जो फॉइल लगी होती है, सिल्वर फॉइल, कितनी हल्की होती है। उन्होंने उसका एक विंडमिल टाइप बना दिया, उसका एक विंडमिल टाइप बना दिया। और देखा जब ये पार्टिकल यहां से यहां जा रहे हैं, ये विंडमिल हल्का हल्का रोटेट हो रहा है। ये विंडमिल हल्का हल्का रोटेट होना शुरू हुआ। अब ये रोटेट कब होगा? ये कोई इसे तभी रोटेट कर पाएगा जब उस चीज में मोमेंटम है, मास है और वेलोसिटी है, तभी ये उसे चेंज कर पाएगा इसकी ओरिएंटेशन को। तो इससे पता लग गया डेफिनेटली दिस मिल स्टार्टेड टू रोटेट, इट स्टार्टेड टू रोटेट। इससे पता लग गया यार डेफिनेटली इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। देखो ना, काइनेटिक एनर्जी है। देखो एक दूसरे का प्रूव ये खुद दे रहे हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, यानी मास और वेलोसिटी दोनों है, और मास वेलोसिटी दोनों है तो मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 पता लगी, दीज पार्टिकल, दीज कैथोड रे पार्टिकल्स हैव बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा, मैं इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता इस पे, कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर पूरी केमिस्ट्री में आपके रहने वाला है। एक स्टेप और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज कैथोड रे की हमें पता लगी। कैथोड रे की क्या प्रॉपर्टी पता लगी? चलो, बोल रहे दीज रेज, दीज पार्टिकल्स कैन कॉज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। These particles can cause physical and chemical change. भाई ये कैसे पता लगा? ये तो पहले ही पता लग गया। क्यों? जब यहां पर जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई थी, दिस इज माई कैथोड, दिस इज माई एनोड, जब यहां जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई थी तो इस पे स्पॉट्स आना शुरू हुए। स्पॉट्स आना शुरू हुए मतलब इनका कलर चेंज होना शुरू हुआ। चेंज इन कलर इज अ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है। दैट मींस इन पार्टिकल्स ने यहां पर ZnS की प्रॉपर्टी में चेंज लाया, प्रॉपर्टी में चेंज लाया। इस प्रॉपर्टी को नाम फ्लोरोसेंस भी बोलते हैं, FLUORESCENCE, जिसके बेसिस पे हमारी ये ट्यूबलाइट्स और ये सब चल रहे हैं, CFLs। क्या हो रहा है? करंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड हो रहे हैं इसकी स्क्रीन पे, इस ग्लास पे, और यहां पर जिंक सल्फाइड लगा है, वो चमक रहा है, स्पॉट्स बन रहे हैं, फ्लोरोसेंस हो रही है। दैट मींस भाई डेफिनेटली दीज पार्टिकल कैन कॉज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। 6, these particles can penetrate through material, ये मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये भी कैसे पता लगा? क्या किया? एनोड यहां पर था, मैंने तो बोला इस एनोड पे छोटे छोटे छेद किए ताकि ये वहां पहुंच जाए। जब इस पे छेद नहीं भी किए थे तो भी स्पॉट्स यहां पर कुछ कुछ आ रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला, यार छेद नहीं है तब भी ये इसे पेनिट्रेट करके आगे चला गया। देयर वर स्पॉट्स ऑन जिंक सल्फाइड लेयर इवन
without the holes on anode, दैट मीन्स ये एनोड को पेनिट्रेट करके आगे चला गया, दैट मीन्स इट हैज पेनिट्रेशन पावर, ये चीजों में पेनिट्रेट कर पा रहा है, राइट। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 7, बहुत बाद में चल के ये प्रॉपर्टी पता लगी थी। इन्होंने देखा जब ये कैथोड रे पार्टिकल्स किसी हैवी मेटल से टकरा रहे हैं, हैवी मेटल का मतलब ये मत समझ लेना कि भारी लोहा ले लिया, बहुत भारी था। हैवी मेटल्स मतलब पीरियोडिक टेबल में जो हाइयर एटॉमिक मास वाले मेटल्स हैं, दिस इज हैवी मेटल्स। जब इनसे टकराए तो कुछ अलग तरीके की रेज निकली जो थी मेरी एक्स रेज। दैट मीन्स मेरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दीज कैथोड रे पार्टिकल प्रोड्यूसेस X-rays when they strike heavy metals। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी, कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, टाइम के साथ आपको पता लगता जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज थी मेरी कैथोड रे पार्टिकल्स की। These are the properties of cathode ray particles। These are the properties of cathode ray particles। इसके बाद अब देखना, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं कहानी। इसके बाद क्या पता लगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है क्या, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये कहां से आया, इसकी डिस्कवरी हुई। उसके बाद प्रोटॉन्स कैसे आए, उसके बाद न्यूक्लियस की बात हुई, उसके बाद न्यूट्रॉन की बात हुई। सबको हमने कवर करना है एटॉमिक मॉडल्स के अंदर। उसके बाद हम आएंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। उसके बाद हम आएंगे एक नया मॉडल जो अभी यूज कर रहे हैं, क्वांटम मॉडल क्या होता है। ये पार्टिकल्स वेव की तरह भी अपना वेव प्रॉपर्टी को भी एग्जिबिट करते हैं, क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं, उस पर भी आएंगे। लंबी डिस्कशन चलने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। पढ़ते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। जय हिंद।